राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों कल एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी हो गया था, यानी कि उसका आंसर की जारी हुआ था। रिजल्ट तो अभी जारी नहीं हुआ, आंसर की जारी हो गए थे। तो उसमें जितने भी मैथ्स पूछे गए थे मेरे दोस्त, वो मैथ्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सेशन उन लड़कों के लिए या उन स्टूडेंटों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है जिसका आगे एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम है मेरे दोस्त। चाहे वो रेलवे का आगे एग्जाम्स हो या एसएससी या टीपीसी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न को आप जान पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन से बन जाइएगा मेरे दोस्त। सेशन से बन गए तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। एक नाव, बोट एंड स्ट्रीम का ये है आपका। एक नाव नदी में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव को संपूर्ण दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हम जानते हैं समय जो होता है टाइम, टाइम जो होता है मेरे मेरे दोस्त, डिस्टेंस बेटे स्पीड होता है, यानी कि टोटल दूरी बेटे चाल हो जाता है। इतना बात तो समझ। चाल दूरी तो दिया गया था, हमको चाल निकालना था। तो जाने का कि दूरी क्या है? 40 किलोमीटर। ये धारा की दिशा में। हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, यदि कोई भी बहाव की दिशा में, यदि मान के चलिए पानी का डायरेक्शन इस दिशा में बह रहा है, यदि आप उसमें नाव चलाते हैं, तो यदि मान पानी के धारा की दिशा में यानी कि बहाव की दिशा में नाव चलाइएगा तो नाव स्पीड से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा की चाल उसमें जुट जाएगा नाव में। यानी कि कभी भी आप डाउन दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, यानी बहाव की दिशा में नाव को चलाते हैं, तो नाव का चाल और प्लस में धारा की चाल जुट जाता है। तो 12 किलोमीटर तो नाव का चाल था, धारा का चाल 4 किलोमीटर, टोटल कितना? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जाने का तो समय मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमको ऊपर आना है। ऊपर भी डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त। लेकिन ऊपर आने पर क्या होगा? आपका नाव तो आएगा 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से नाव आ रहा है, लेकिन ये करंट की चाल यानी धारा की चाल जो होगा, नाव को पीछे की ओर खींचना चाहेगा, नाव को पीछे की ओर खींचना चाहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अप दिशा में कभी भी बोट का चाल और करंट चाल माइनस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है मेरे दोस्तों। माइनस हो जाएंगे, 12 में 4 क्या होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ से 8 पंचे 40 और 16 से ये 5 है तो ये 0.5 हो जाएंगे। यानी कि टोटल समय आपके पास जो लगने वाले हैं 7.5 घंटे लगने वाले हैं। राइट नंबर ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी हम लोग करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न बहुत लंबे हैं। 30 प्रश्न के लमसम आपके होंगे। तो हम लोग डेली सेशन, सॉरी, जल्दी सेशन को करके खत्म करना, क्योंकि समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। 3 पाइप एबीसी टैंकी को 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे पे भर सकते हैं। तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टैंकी को 36 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपको बताना है। तो हमको खाली करना कितने घंटे में भरना, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एबीसी तीनों मिलकर कितने घंटे में टैंकी को भर पा रहा होगा। यानी ए 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे में भर पा रहे होंगे, यानी कि कुछ टैंकी का क्षमता होगा, यानी इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इनकी बड़ी वाली संख्याएं, एलसीएम वही नहीं होता है कुछ सब विभाज्य, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सबसे विभाज्य हो सके। क्या 24 सबसे विभाज्य हो पा रहा है? नहीं, 24 नहीं हो पा रहा है। तब क्या होगा? 24 का दुगुना लीजिए, 48 नहीं 72। हाँ, 72 कर पा रहे हैं। हम मान लेते हैं सपोज दैट के लिए इतना लीटर मेरा टैंकी का क्षमता है, इतना टैंकी का पानी आ सकता है 72 लीटर टैंकी में। ठीक है, तो यदि ये 12 घंटे में 72 लीटर टैंकी को भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने ये भरेंगे? तो बोल सकते हैं बरछक 72 यानी 6 लीटर भरेंगे गुरु जी। ठीक है, बी कितने घंटे में भरेंगे? 4 लीटर 1 घंटे में। और सी 1 घंटे में कितने भरेंगे? 3 लीटर भरेंगे। तो यहाँ से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना टैंकी, कितना लीटर भर देंगे? तो आप बोल दीजिएगा 6 4 10 3 13 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। जब 1 घंटे में तीनों मिलकर 13 लीटर भरते हैं तो 72 लीटर भरने में कितने समय लगेंगे? यानी 72 बेटे 13 आप कर दीजिए, इतना टाइम आपको लगेगा सिर्फ भरने में। बात समझ में आ रहा? तो हम मान लिए टैंकी मेरा भरा हुआ है, इतने घंटे में टैंकी भरा हुआ है। अब खाली करने कितना का रहा है? खाली करने में 36 घंटे में खाली कर रहा है। तो यदि इतना घंटे में मेरे दोस्त टैंकी भरा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरा होगा टैंकी? तो 13 बेटे 72। और 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1 बेटे 36। बस यहाँ से आप कुछ नहीं करना, एलसीएम लीजिए, 36 दूनी, सॉरी 13, अब माइनस 36 दूनी 72 2, तो क्या आ जाएंगे? यानी 1 घंटा में 11 बेटे 72 टैंकी क्या होंगे मेरे दोस्त? टैंकी भरेंगे। यदि ये भी नल चालू किया जाए तो अब क्या करेंगे? टोटल टैंकी को करने में क्या समय लगेगा? तो 72 बेटे 11 करना है। तो अगर 77 तो नहीं जाएंगे, अगर 66 जाएंगे तो डायरेक्ट हम 6.55 पे चले जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो तीनों को निकालना पहले जरूरी था, इसके बाद इसको हम चौथी टंकी को इसमें आके करते थे। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न मेरे दोस्त सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है। आप लोग देख लीजिएगा, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप लोग बनाते हैं तो एक नियम आप लोग को हमेशा याद आता होगा। क्या?
तो बोधमास का नियम, बोधमास कहता है मेरे दोस्त सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, वो भी छोटी, फिर मजली, फिर बड़ी वाली, बात में इसके बाद बोध ऑफ मैम जो जो भी है एटर कटर वो सब करते रहिएगा आप, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधे इसमें छोटी ब्रैकेट सबसे पहले ढूंढते हैं, कहाँ छोटी ब्रैकेट ढूंढ ढूंढ के उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक छोटी ब्रैकेट है मेरे दोस्त, और ये भी छोटी ब्रैकेट आपका है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या इधर से करें या इधर से, चलो इधर से करते हैं। -1 गुना -1 1 +2 क्या हो जाएंगे 3 5 दिया, ये 15 हो जाएंगे क्या, जी हाँ 15 हो जाएंगे। ये हो गए, ये मझली ब्रैकेट हो गए, ये आपका बड़ी ब्रैकेट हो गए, ठीक, मझली बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका भाग हो गया। अब इसको सॉल्व करना, सब माइनस में सब जुटेगा, 19 2 21 और 21 और 16, 21 16 37 होते हैं क्या, जी हम -37 में हो जाएंगे, आगे ये गुना -8 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर ना 60 माइनस हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको, जी हाँ आ रहा है समझ में। अब क्या करना होगा, अब मझली ब्रैकेट का काम क्लियर करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि छोटी वाले को तो हम निपटा चुके हैं। अब मझली ब्रैकेट यानी कि ये दोनों गुना करना पड़ेगा, क्या होगा 8 सते 56 के 6 हाथ में 5 8 या 24 5 29 296, क्या 60 माइनस होगा, जी हाँ 60 माइनस, और भागा क्या होंगे 15 होंगे। बस यहाँ से आंसर आप लोग का चले आया यार, 60 माइनस 296 बेटे 15, 15 छके 90, यानी 900 में 296 जाएगा, क्या बचेगा मेरे दोस्त 604 बचेगा ना। अरे 900 में यदि 300 जाता तो 600 तो बचता, लेकिन यहाँ 4 कम है ना, तो 4 यहाँ ज़्यादा होगा ना बेटे 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 604 बेटे 15 इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा जा रहा था CBT 2 में, ठीक है ना। दुकानदार किसी उत्पादन पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 30% और 40% के दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य मेरे पास मालूम रहना चाहिए, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 2000 भी मान सकते हैं, हम 100 रुपया मानेंगे, क्यों, क्योंकि 100 रुपया मानने के बाद मेरे दोस्त कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएंगे, इसके 75% अधिक हो जाएंगे, यानी इसके 75% क्या हो जाएंगे 175 रुपया हो जाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तथा इस पे 30% और 40% की दो क्रमिक छूट देता है, तो ये दो क्रमिक छूट को क्या हम एकल छूट निकाल लें, जिससे कि आसान हो जाए मेरे दोस्त। तो हाँ, दो क्रमिक छूट को हम एकल छूट निकालने का कौन सा विधि आप आजमाते हैं, तो सक्सेसिव का ये फॉर्मूला आजमाते हैं। तो क्या हो जाएंगे -30 -40 माइनस माइनस प्लस 30 गुना 40/100 करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा मेरे दोस्त, यानी -70 अब +12 क्या हो जाएंगे ये 8 8 हो जाएंगे ना इसमें, और ये 6 में 1 जाएगा क्या होगा 5, क्या 58% होगा, जी हाँ 100% में 58% आप छूट दे रहे हैं, यानी 100% में मेरे दोस्त 58% यदि छूट जा रहा है, तो ये अंकित मूल्य पे 58% छूट जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अंकित मूल्य का 42% जो भी निकलेगा ये मेरा सेल प्राइस होगा, यानी कि ये मेरा विक्रय मूल्य होगा। यहाँ तक समझ चुके हैं, यहाँ तक बोल सकते हैं ना आप कि 58% छूट दे दिए, छूट दे दिएगा तो वो चल ले गया, वैल्यू तो 42% ही बचा ना, तो 42% यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ से 25 चौके 100 25 सत्ते 175 हो गया ना, 2 से 2 2 से 21 7 1 7 7 दूनी 14 147 बेटे 2 यहाँ से 2 सत्ते 14 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 73.5, क्या 73.5 आया, जी हाँ। आप वस्तु को कितने में खरीदे थे 100 रुपये में खरीदे थे ना, 100 रुपये में, बेच आप कितने में रहे हैं, बेच आप कितने में रहे 73.5 रुपये में, तो यार ये तो नुकसान आ रहा है, नुकसान तो एक ही जगह है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, ये सबके समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, वो जो रेगुलर फॉलो कर कीजिएगा उसको भांति समझ में आएगा। मैथ्स कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके मन का भ्रम है, ठीक है। मैथ्स ऐसा मज़ेदार कोई चैप्टर नहीं है मेरे दोस्त, कोई सिलेबस नहीं है मैथ्स जैसा, एक नंबर, आई लव मैथ्स। चलिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। वो अंकित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है, छूट देने के बाद उसे उस वस्तु पर 180 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये आपको बताना है। तो मान लिए हम वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होगा वो 100% होगा, मान लिए ना, जो हम वस्तु खरीदे तो उसको 100% तो हम मान ही सकते हैं कि हाँ 100% ये होगा, ठीक है। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, यानी कि मार्क प्राइस जो होंगे मेरे दोस्त इससे कितना अधिक होंगे 25% अधिक होंगे। 25% अधिक का मतलब है कि 125 रुपया में इसको फिट करना है। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है करना। वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट प्रदान करता है, वो अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद उसे 180 रुपये का लाभ होता है। तो यदि हम इस पे 10% का छूट दिए तो क्या इसका वैल्यू 90% का हो जाएगा,
तो बोलिएगा जी हाँ 100%, इसमें कोई शक नहीं है। 0 से 0, 5 से 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 9 पचा 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 बटे 2 हो जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा मेरे दोस्त, इसका जो सेल प्राइस होगा वो 112.5 होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 175 रुपया वस्तु पे यदि आप 10% की डिस्काउंट दे के वस्तु को बेच रहे हैं तो वस्तु 112 रुपया 5% पे बचेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 100 रुपया में आप वस्तु खरीदे, 112.5 रुपये में आप बेच रहे हैं, यानी कि 12.5% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। परसेंटेज में तो 12.5% आप कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत रुपया में चले आए तो 180 रुपया कमा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 12.5% का वैल्यू 180 रुपया है? हाँ, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है, हम ये भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य आप क्या माने थे? 100%, बस 100% का वैल्यू आपको चाहिए। जो भी आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 0। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 दिया 15, 5 छके 30, तो 0 6 चौके 24, इकाई 2 डिजिट 40 किसी का आ रहा है क्या? एक ही का आ रहा है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। ठीक है, उतना नहीं है कि आंसर निकाल के हमको लिखना है, जल्दी जितना हो सके वो करके आपको एग्जाम्स में निकलना है मेरे दोस्त, समय काफ़ी बचाना है। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है, उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। रोहन की आय 20% वृद्धि होता है तो ही उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में 12% की 1200 रुपया की वृद्धि हो जाती है। कब? जब उसके आय में 20% की वृद्धि होता है। तो उसका आय 12,000 रुपया थी। आय कितना था मेरे दोस्त इसका? 12,000 रुपया था ना आय? 12,000 रुपया था। यदि हम इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 2400 रुपया वृद्धि करने के बराबर होगा? बराबर क्या? 2400 रुपया वृद्धि होंगे ही, यानी कि 1200 का 20% तो 2400 होगा, यानी 2400 रुपया मेरा वृद्धि होंगे। यहाँ तक समझ चुके हैं? ठीक है, तो 2400 रुपया वृद्धि जो हुआ, इसी के वजह से ये 1200 रुपया की वृद्धि बचत पे हो रहा है और 10% ये इसका व्यय पे हो रहा है। तो बचत पे कितना वृद्धि हो रहा था मेरे दोस्त? 1200 रुपया हो रहा था ना। 1200 रुपया यदि माइनस कर देंगे तो जो भी मेरा ये बढ़ जा रहा है, जो मेरा ये एक्स्ट्रा 1200 रुपया जो निकल रहा है, ये व्यय का 10% है। यानी कि 10% जो है ये व्यय का है। तो 100% निकालने में क्या जा रहा था? 12,000 इज राइट आंसर। कहाँ है 12,000? ढूंढ के मारना है। चलें आगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। एक व्यापारी 23 प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदता है। परिवहन के दौरान 7 पेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। शेष पेन 27 प्रति पेन की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर दशमलव में एक स्थान के बाद पूर्णांकित करें। लगभग में आंसर आपको देना है, एक्चुअली आंसर नहीं आएगा इसका। आप 23 रुपया प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदे, तो टोटल 187 पेन खरीदने के लिए कितना दाम आप दिए होंगे? यानी कि 187 रुपया, 187 पेन खरीदने में एक पेन का दाम 23 रुपया, तो 187 पेन का कितना होगा, यानी गुना करके आपको चाहिए यहाँ। ठीक है, गुना कीजिए 23 से, बस आ गए ना लाइन पे। कैसे गुना करें? कुछ मत कीजिए, इसको आप 20 मानिए, 30 को सपोज डेट भूल जाइए। इसको आप यदि नहीं 23 से कर पाते, इसको लगभग में 2 मान लीजिए। क्या होगा? 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 8 16 1 17 1 7, हाथ में 1 2 5 2 3 3740, और प्लस ये जो 3 जो छोड़े थे ना, 3 को भी गुना करके 8 कीजिए, 7 21, एक हाथ में 2, 8 24 2 26 के 6, हाथ में 2 3 का 3 2 5 561। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 6 4 10 के 0, हाथ में 1, और 7 5 12 1 13 के 3, हाथ में 1 3 1 4। क्या हम जान सकते हैं कि ये जो मेरा मूल्य निकला मेरे दोस्त, ये क्रय मूल्य है? ये क्रय मूल्य है टोटल 187 पेन का। बात क्लियर है? बात क्लियर है? 187 पेन जो है हम 4301 रुपया में खरीदे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है 7 पेन आपका बर्बाद हो गया, टूट गया। आने समय कुछ हो सकता है, वो आपका 7 पेन टूट गए, तो आपके पास कितने पेन बचे? 180। अब प्रति पेन को आप 27 की दर से बेच रहे हैं, यानी कि इसको 27, तो कितने में टोटल पेन बेचे होंगे? तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 18 7 126, 6 हाथ में 12, 18 36 12 48, यानी 4800 रुपया इसमें इसको बेचा जा रहा है। खरीदे आप 4301 रुपया में, बेच रहे हैं आप 4801 रुपया में। कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा गुरुजी? 5,9,559 रुपया आपको फायदा होगा। कितना रुपया आपको लाभ होगा? लाभ किस पे होगा? जिस पे आप खरीदे थे। किस पे खरीदे थे? 4301 रुपया पे खरीदे थे। परसेंटेज आपको निकालना है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि 100 से गुना भी करना होता है। ठीक है, तो इसको लगभग में बोल रहा है ना, उत्तर आपका लगभग में दीजिए, तो हम इसको डबल जीरो मान लेते हैं। इसको खत्म करते हैं। क्या बार में जाएंगे? लगभग 13 बार में जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर 13% हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। कुछ नहीं था, सिर्फ प्रो कैलकुलेटिव गुना करना पड़ता आपको। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को कीजिएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा इजी प्रश्न
इस सेशन में, इस सूची में नहीं पूछा गया था। 16,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 18,522 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब है अर्धवार्षिक रूप से आप किसी को पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 16,000 रुपया कोई व्यक्ति को आप पैसा दिए, वो रिटर्न में आपको 18,522 रुपया लौटा के दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ब्याज टोटल कितना लिए होंगे, तो 2,522 रुपया मेरा सिर्फ ब्याज आया होगा। बोल सकते हैं ना मेरे दोस्त, बोल सकते हैं ना, ब्याज आया, ठीक है। जब भी कभी अर्धवार्षिक रूप से आप पैसे निकालते हैं तो आप जानते हैं कि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में, तो आप रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से भाग देते हैं। किस लिए करते हैं ये, क्योंकि इसको वार्षिक में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ लिए, ठीक है। तो न्यू रेट क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त, तो न्यू रेट आपके 5% आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। अब यहाँ से आप इसको चाहे तो 2 तरीका से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से भी उठा के बना सकते हैं, चाहे तो आप प्रोसेस से बनाते हैं। तो हम प्रोसेस से बनाते हैं, पहले प्रोसेस से देखिए, ठीक है। तो यानी 16,000 का 5% पर साल लग रहे होंगे ना। पहले साल में कितना लग जाएंगे मेरे दोस्त, 800, दूसरे साल भी 800, पहले सेकंड, 8 दूनी 16, 1600 से कहीं ज़्यादा तीसरा साल हमको लेना पड़ेगा, 8 या 24 के लगभग बराबर आ गया। तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, बात समझ रहे हैं आप। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 0 होता है, बात समझ में, ये 0 रुपया होंगे। दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगे, देखो मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भिन्न नहीं है, भिन्न सिर्फ इस बात का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेता है, समझ पा रहे हैं। यानी मान के चलिए 100 रुपया में 20% आपका इंटरेस्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 रुपया में सिर्फ 20 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हुआ। यही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा तो 100 रुपया में 20 रुपया तो उसका इंटरेस्ट निकला, अब 20 का भी उतना परसेंट वो लेगा, बात समझ रहे हैं। यानी कि 800 पहले जो इंस्टॉलमेंट था इसका भी ये 5% लेगा, 5% का मतलब है 40 रुपया दूसरे साल में जुटेगा, ठीक है। अब तीसरे साल में क्या लेंगे, तो पिछले जो इंस्टॉलमेंट से पिछले जो 2 थे उसको भी ऐड करके ये लेगा, यानी 40, 40, 80 और 80 और इसमें क्या चले आएंगे मेरे दोस्त, 2 यानी 82। टोटल ये आपके पास संख्याएं आएगी। टोटल आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो इनको जोड़ दीजिएगा टोटल को। सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो आपको ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ देना है, ये ऊपर वाले को। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर पूछे तो ये नीचे वाले को जोड़ कर दे जाना। सिर्फ एक, नहीं बोलते हैं कि एक गोली पे 2 निशाना, बात हुआ, एक गोली पे यहाँ 3 निशाने लग रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहे हैं, अंतर भी निकल रहे हैं। तो क्या इनका योग इसके बराबर आ रहा है, तो जी हाँ, योग कीजिएगा तो इनके बराबर आ जाएगा। तो कितने साल में ये पॉसिबल है मेरे दोस्त, 3 साल में ये पॉसिबल है, 3 साल में ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन पहले हम अर्धवार्षिक दर पे निकाल रहे थे, अर्धवार्षिक दर पे निकाल, यानी टाइम को 2 से गुना किया होगा इसमें, तो हमको इसमें भाग देना पड़ेगा 1.5 ईयर्स। बात क्लियर है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलें आगे। इसको चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते, तो ऑप्शन से जो बनाते हैं, मान लेते हैं 1.5 साल, तो इसको 2 से गुना करते हैं 3 साल, 5% की दर पे 5% 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के, और 16,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आपको देख लेना था, यही आपका आ जाता। यदि 11 बजे वाले सेशन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वहाँ हमने करवाए थे, सेशन अटेम्प्ट नहीं किया है, जाके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 3 साल का कैसे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकियों में सीखिएगा आप, ठीक है। चलिए, ये रेशियो का प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आप कीजिएगा। एक पिता ने अपने पुत्रों, यानी PQR थे, एक पिता के 4 पुत्र थे, नाम PQRS थे, ठीक है। दोनों विभिन्न राशियां बांटी, 2 विभिन्न राशियां बांटी, एक राशि को 2 भागों में बांट दिया और विभिन्न राशियां। पहले अनुपात 5-4-3-2 के रूप में बांटा, PQRS। दूसरे के अनुपात में 6-7-8-9 के अनुपात में बांटा। तो यदि दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी है तो किस पुत्र को अधिकतम राशि मिली है, ये आपको बताना है। समझ गए, ठीक। हम एक काम करते हैं, पहले वाले राशि को हम जोड़ते हैं। पहले वाले राशि कितना दिए होंगे, लगभग में हम मानते हैं 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। मान लेते हैं 1 का वैल्यू यदि 1 हो तो हम मान लेते हैं यदि 14 रुपया यदि पहले किस्त में बांटा गया है तो इससे 3 गुना दूसरे किस्त में बांटा होगा, यानी कि 6:7:8:9। इसमें कितना बांटा होगा मेरे दोस्त, 42 रुपया बांटा होगा। 42 रुपया इसको बांटना पड़ेगा आपको, कितना, 7, 6, 13, 8, 21, 9, 30। तो 30 का वैल्यू 42 आपके सामने दिया गया, 1 का हम जानते हैं कितना होगा, 4 42 यानी
1.4 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज इसको घुमा दिया गया है, ठीक है। तो यानी 1 का वैल्यू 1.4 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। 8.4 होगा ना मेरे दोस्त, 8.4 होगा ना। लेकिन पहले वाले इसको भी तो 8 करना है हमको देखना है सबसे ज़्यादा किसको मिला, यानी 5 को 8 कीजिएगा क्या होगा, 13.4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, पहले का ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का क्या होगा, यानी 74 98 9.8 और 4 9.84 यानी 13.8। कहीं गलती हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये तीसरे का क्या हो जाएगा, 8 के अनुपात में इसको बांटे तो 8 चौके 32 यानी 11.2 हो जाएंगे क्या, 11.2। लेकिन इसमें 3 ऐड होगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा 14.2, ठीक है। इसका क्या निकलेगा मेरे दोस्त, 4 को कीजिएगा 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 का 9 3 12 12.6, लेकिन इसमें 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 14.6 हो जाएगा ना। तो ये इसका कुल धनराशि है, कुल धनराशि इस अनुपात में इसको बता रहा है। तो किसको अधिकतम मिला, 13.8 को, 13.8 या 13.4 या 14.2 14, सबसे ज़्यादा इसको निकल रहा है मेरे दोस्त। तो ये किसका राशि है, ये किसका अनुपात है भाई, इसको ढूंढ के निकालो कहाँ है, ये एस का अनुपात है। तो एस इज राइट आंसर, कहाँ है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। तो कभी भी प्रश्न ऐसा पूछ दे तो इस प्रकार बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में आपको नहीं जाना है। समझ में आ रहा है, ये भी प्रश्न कीजिएगा आप। 420 रुपया की धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात इतना इतना दिया गया। तो बी सी को कुल धनराशि का 210 प्राप्त हुआ, टोटल धनराशि थे 420 और बी सी को आधा मिल गई उससे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी सी का जो अनुपात होगा मेरे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अनुपात में ये हाफ हो जाएंगे, होंगे ना। बी सी को आधे ही मिल रहे हैं ना टोटल में से, ठीक है, हाँ हाफ हो जाएंगे। अब क्या कहना क्या चाहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हम रेशियो पे लिखते हैं। टोटल को हमको योग करना, ए बी सी डी का हम जानना चाहते हैं टोटल कितना योग आ रहा है। यानी ए बी का रेशियो क्या है 4:x है। बी सी का रेशियो क्या है मेरे दोस्त, बी सी का x:7। तो एक्स तो मिल रहे हैं, बी मिल रहे हैं, यानी इसको हटाइए आप, डायरेक्ट सी लिखिए यहाँ। यानी सी जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 7 के अनुपात में। क्या सी और डी क्या हो जाएंगे, सी डी जो हो जाएंगे मेरे दोस्त 6। अलग अलग है ना तो इसको अलग अलग लिखना जरूरी है। बात क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। सी दोनों है, सी दोनों को मिलाना है हमको, यानी इससे इधर 6 से गुना, इसको इधर 7 से गुना करना है। तो क्या हो जाएंगे 6 चौके 24, ए का, बी का कितने हो जाएंगे 6x, सी का क्या हो जाएंगे 42, डी का क्या हो जाएंगे 7x माइनस 21 हो जाएंगे। यही होंगे ना, कोई दूसरा तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। तो ए बी सी डी का क्या योग हो जाएंगे हम जानना चाहते हैं, ए बी सी डी का क्या योग होंगे हम जानना चाहते हैं। तो क्या हो जाएंगे 6x और 7x 13x प्लस 42 और 24, 66 में 21 जाएगा 45, ठीक है। और ए बी का क्या निकलेगा मेरे दोस्त, ए बी का ना, सॉरी माफ कीजिएगा, बी सी का क्या निकलेगा, बी सी का रेशियो क्या निकलेगा, बी सी का योग क्या निकलेगा, तो यानी 6x प्लस 24 यानी 6x प्लस 42। यही तो था ना, इसका वैल्यू 1/2 के बराबर था। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, आपको कॉर्नर गुना कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, इन चारों में से एक होगा, ठीक है। तो चलें आगे, चलते हैं आगे। यहाँ से बन गया, बिल्कुल कुछ नहीं करना था हमको, चारों का योग चाहिए था और बीसी का योग चाहिए था, बस इसके दोनों हाफ के बराबर कर देना था, आंसर चले आता आपका। चलें आगे, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, चांदी तांबे की दो प्रकार की मिश्र धातुएं हैं। पहली मिश्र धातु में 93.1/3% चांदी है जबकि दूसरी मिश्र धातु में 86.2/3% चांदी है। पहली मिश्र धातु की वो मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे दूसरी मिश्र धातु में कुछ मात्रा के साथ मिलाने पर 90% चांदी वाला 100 ग्राम किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। गजब का बात है। यानी पहले मिश्र धातु क्या था, इस प्रकार सवाल को जब भी तीन दिया गया हो आपके पास संख्या है मेरे दोस्त, उसको एलिगेशन लगाना नहीं छोड़िएगा, एलिगेशन इसी काम में आता है। तो पहले मिश्र धातु का अनुपात क्या था 93 इसको डायरेक्ट हम ना लिख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएंगे ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27 यानी 280/3 पहले में, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएंगे तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, सॉरी 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25 यानी 260/3 हो जाएंगे, होंगे ना 260/3 हो जाएगा। एलिगेशन का सवाल है कि बीच में 90% है ना, मिलाने के बाद 90% ही आ रहे हैं, ठीक है, ठीक।
एलिगेशन में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको प्रूव करना है तो एक संख्या दूसरे से बड़ी, दूसरी संख्या दूसरे से छोटी हो, यानी ये जो होगा एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं हम, कॉर्नर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9×27 यानी 10/3। इसको भी करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 और 1 का अनुपात। तो ये जो अनुपात आया ना, ये टोटल मिश्रण का अनुपात आता है मेरे दोस्त। तो ये 100 में यदि बांटिएगा 1-1 अनुपात में तो 50-50 होगा, राइट ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है, बहुत ही ईजी सवाल थे, इसमें ज़्यादा कुछ थे नहीं। चलिए 12 नंबर थे, 12 नंबर को करके बताइए, तब मानेंगे कि हाँ मैथ्स में आप बाहुबली हैं। कीजिएगा 12 नंबर प्रश्न को। व्यंजक cos a बेटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए इंटू बेटे 1 माइनस कॉट ए का सरलीकरण मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चाहे तो बहुत सिंपल है, ना तो बहुत हार्ड है। बात क्लियर, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं मेरे दोस्त कि टेन थीटा जो होते हैं साइन थीटा बेटे कॉस थीटा हो जाते हैं। टेन थीटा जो होते हैं मेरे दोस्त साइन थीटा बेटे कॉस थीटा हो जाते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कॉस ए बेटे 1 माइनस साइन ए बेटे कॉस ए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बात एक ही है ना। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया प्लस साइन ए बेटे 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, जब टेन ए को ये लिख सकते हैं तो टेन का उल्टा कॉट होता है, ये उल्टा लिख सकते हैं कॉस बेटे साइन ए, कॉस ए बेटे साइन ए, यही लिख सकते हैं ना। 110% हम ये लिख सकते हैं। बात क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करें, तो इसको यदि माइनस करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बेटे कॉस ए को ऊपर हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब बेटे कॉस ए माइनस साइन ए, ये होंगे ना, होंगे 100% होंगे। इसको भी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए बेटे ये क्या हो जाएंगे साइन ए माइनस कॉस ए, होंगे ना ये, हाँ होंगे। थोड़ा सा इसमें पूछा गया था मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा लेंदी, आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं इसमें, नो डाउट वैल्यू पुट करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार इसको बेस से जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये नहीं जानना ही लगेगा। ठीक है, अब हम एक काम करना चाहते हैं मेरे दोस्त, हम दोनों को, ये माइनस साइन माइनस में है, ये प्लस में है, हम चाहते हैं माइनस में हो, ये प्लस में हो तो ये भी प्लस में हो, माइनस में माइनस हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए आप। चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कॉस स्क्वायर ए बेटे कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस हो जाएंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए बेटे क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेटे दोस्त, क्या हो जाएंगे कॉस ए माइनस साइन ए, लिख सकते हैं ना, हाँ जरूर लिख सकते हैं। इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे कॉस ए माइनस साइन ए, एक का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा तो बोलिएगा, थोड़ा लेंदी जा सकता है मेरे दोस्त, वो आप देख लीजिएगा। तो एक प्रकार का ये सवाल नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी तो हम समझ में आ रहा है, ए माइनस बी ये मिल जाएगा तो ए माइनस बी कट जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर सी। इस पर चाहे तो वीडियो पुट भी कर सकते हैं आप, वो आप पे निर्भर पड़ता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। 13 नंबर, निम्न डेटा का माध्यका क्या होगा, माध्यका हमको चाहिए, माध्यका क्या होगा। तो माध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। ध्यान पूर्वक, तो ये आरोही क्रम में एग्जाम में देख के बैठाने नहीं लग जाना, यही आपकी सबसे बड़ी गलती आपको असफलता की ओर लेके जाता है। सबसे हर एक चीज में आप तुरंत पेन उठा के भिड़ जाते हैं, वैसा पेन उठा के मत भिड़िए, कुछ दिमाग से भी काम कीजिए मेरे दोस्त। आरोही क्रम में पूछा जा रहा है, ठीक है, आरोही क्रम में इसको सजा के, यदि n का मान विषम है, यानी कि नंबर ऑफ संख्या का मान विषम है मेरे दोस्त, तो बीच वाले आंसर होंगे। यदि n नंबर ऑफ संख्या का मान सम है तो बीच में दो चीज आएंगे, बीच में दो संख्या आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, इतना बात तो समझ लिए। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, ना कि हम इसको आरोही क्रम में पहले सजाएंगे, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आ रहे हैं। क्या ये सम है, जी हाँ ये सम है। तो बीच में तो दो संख्या आएंगे, क्या क्या आएंगे, 8वां और 9वां आएंगे, यही आएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां, यही दोनों बीच में है मेरे दोस्त। लेकिन आरोही क्रम में नहीं है, तो सपोज डेट के लिए हम बता रहे हैं, यानी कि 8वां
आरोही क्रम में 8वां और 9वां का योग करके 2 से भाग देना है, आरोही क्रम में। बात, एक सेकंड, बात समझ लीजिए, बात समझ लिए यहाँ तक। अब चलते हैं, हम देखते हैं आरोही क्रम में 7वां नंबर कौन से है, आरोही क्रम में देखना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा देखना, आरोही मतलब आरो, और चाहिए छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा, इसमें क्या होंगे, 2 4 5 है क्या, कहीं नहीं है, 10 है, एक चले गए, एक। इसके बाद हमको चाहिए 10 के बाद क्या होंगे भाई, 10 के बाद क्या होंगे, 15 ले लेते हैं, 2 चले गए। 15 के बाद 16 है क्या, नहीं। 17 है क्या, हाँ। 2 के बाद 3 चले गए, 3 के बाद 4 चले गए, 4 के बाद 5 चले गए, 5 के बाद 20 है क्या, हाँ। 5 के बाद 6 चले गए, 6 के बाद 7 चले गए, 7 के बाद 8वां यहाँ आया आपका। 8वां क्या है मेरे दोस्त, 24। 8वां चला गया। 9वां कौन सा है, 24 के बाद क्या आ सकता है, 24 के बाद क्या आ सकता है, 25 आ सकता है। ये 9वां है मेरे दोस्त, इसको जोड़ के 2 से भाग देना था आपको। क्या दिक्कत था, क्या हो जाएगा, 49/2, यानी कि 24 दूनी 48.5, 3 इज राइट आंसर। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा सब जैसे करते हैं उस तरह मत करते रहिए मेरे दोस्त, कुछ अलग कीजिए आप, बात समझ रहे हैं। इतना आप आरोही क्रम में लगाइएगा तो पहले क्या कीजिएगा, छोटा कौन है भाई, 10 है कहीं क्या, हाँ है 10, फिर 9 है कहीं क्या, ऐसे करते रहिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। थोड़ा फास्टली लाना इम्प्रूव कीजिए आप। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक हीरे की अंगूठी का मूल्य 85,000 है। पहले इसका मूल्य 11% कमी की जाती है और फिर इसके कम किए गए मूल्य पर 4% और कम की जाती है, तो दोनों छूट के बाद इसका अंकित मूल्य क्या होगा बता सकते हैं। तो हम चाहे तो सक्सेसिव डिस्काउंट इसमें लगा सकते हैं, दो छूट है ना लगातार, इसमें एकल छूट में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं कुछ वैसा है, 11 और 4% थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से, क्योंकि 85,000 है तो डायरेक्ट हम यहाँ से, यदि 11% का छूट दे दिए मेरे दोस्त, क्या हम बोल सकते हैं कि 89% इसका वैल्यू रह जाएगा। जी हाँ रह जाएगा। तो ये संख्याएं क्या निकल के आएगा, 885 गुना 89। छूट देने के बाद यही होगा ना, हम गुना करने क्यों इतना धड़पड़ाते हैं, आप गुना करना यार, गुना कीजिए गुना कीजिए, हम नहीं करेंगे अभी गुना, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें क्या दे दिए, 4% छूट दे दिए। 4% छूट देने का मतलब है मेरे दोस्त कि इसका वैल्यू 96% का रह गए, ठीक है। ये चले गए, ये चले गए, 5 से क्या ये 17 चले गए जी, 5 से ये 5 दूनी 10 चले गए, 2 से ये क्या चले गए, 2 से ये 48 चले गए। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, यहाँ तक बात क्लियर है बात क्लियर, ठीक है, हाँ है बात क्लियर। अब क्या करें, कुछ मत कीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। 17 है ना, 17 को गुना हम 48 में डायरेक्ट करेंगे, क्या हो गए, 17 अट्ठे 136 के 6, हाथ में 13 और 17 चौके 52। अब 52 13 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या 656 होते हैं क्या, क्या 656 होते हैं क्या, सॉरी 17 चौके 68 हो जाएगा। एक सेकंड मेरे दोस्त, 17 अट्ठे 13, हाथ में 13 आ गए, ठीक है। और 17 चौके 68 और 13 81, 816 होगा मेरे दोस्त, माफी चाहूंगा, 816, सॉरी माफी कीजिएगा, 816 हो जाएगा, ठीक है। 816 हुआ, 816 गुना 89, यही चाहिए ना हमको। अब हम सिंगल डिजिट यहाँ से देखते हैं तो फिर मुश्किल है, यूनिट डिजिट देखते हैं तो भी मुश्किल है, सम ऑफ डिजिटल देखते हैं, पता नहीं सम ऑफ डिजिट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कुछ मत कीजिए, 89 है ना, हम 90 - 1 किए, कोई दिक्कत नहीं की, हम डायरेक्ट करते हैं, 9 की 54 के 4, हाथ में 5, 9 का 9, 5 14 के 4, हाथ में 1 और 9 8 72 1 73। इसमें आपका क्या माइनस होंगे मेरे दोस्त, 816 माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 4 सब में आ रहा है। सेकंड डिजिट क्या आ जाएंगे, 24 24 24 6 हो जाएंगे, इसमें 3 में 1 गए 2 हो जाएंगे, 3 में 1 गए 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 8 6 14 हो जाएंगे, 624 आएंगे क्या, 624 मेरे दोस्त सब में आ रहा है। यानी एक सिंपली देखिए आप मेरे दोस्त, सिंपल पहले हम एक थॉट से चलते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए, कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा टफ होता है, सवाल को बनाना कोई दिक्कत, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। 73,440 में 816 माइनस होगा, यानी 73,000 से भी कम होगा, बात समझ रहे हैं आप, 73,000 से भी कम होगा मेरे दोस्त, 73,000 से भी कम होगा। अब लास्ट में 2 डिजिट क्या आ रहे थे, 24 आ रहे थे ना, तो बस इसमें तो नहीं आ रहे, इसी में आ रहे हैं। ऑप्शंस को छांटना यार अपने आप में बहुत बड़ी कला है, बात समझ रहे हैं।
ऑप्शन जो छांटने विधि आ गया, जिसको ऑप्शन से सवाल करने विधि आ गया, जिसको विषम कहीं नीति पकड़ में आ गया ना, वो बाहुबली है यार मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर पे जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत अभी सवाल बचा हुआ है। 15 नंबर्स को कीजिएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी वो संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी इसका एलसीएम वो संख्याएं होगा जो 72 से भी, 78 से भी, 90 से भी पूरी तरह भाग लग जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई बड़ी संख्या हो सकती है, इसी में से कोई बड़ी संख्या या इससे ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें बड़ी संख्या को टारगेट कीजिए। 90, हम 90 देख लिया। क्या 90 90 को विभाजित कर पा रहा है? हाँ कर पा रहा है, यानी कि 90 तो कहानी खत्म हो गई, 90 से विभाज्य हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या 78 विभाज्य कर पा रहे हैं 90 को? नहीं सर, 78 विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, यानी 78 का कुछ ऐसा फैक्टर जो इसको विभाज्य कराओ, बड़ी से बड़ी फैक्टर। तो क्या होगा सर? 6 का 6, 6 तिया 18, यानी 13 छके 78। ठीक है, और कोई संख्या है जो इसको और इसको भी विभाजित कर दे? ढूंढिए, और कोई संख्या हो सकता है मेरे दोस्त। 13 छके 78। ठीक है, यानी 6 तो कर देंगे इसको, 6 कर देंगे ना, 6 तो इसको विभाजित कर देंगे, लेकिन 13 नहीं कर पाएंगे इसको। 13 के वजह से 78 नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 13 यदि इस जगह रहता है मेरे दोस्त, तो ये 78 भी विभाज्य हो जाता। बात समझ में आया? हाँ आ गया। अब चलते हैं हम 72 की ओर। क्या 72 विभाज्य कर पा रहे हैं 90 गुना 13 को? नहीं कर पा रहे होंगे, यानी इसका फैक्टर 9 8 72 या बरछक 72, 12 से भी नहीं हो पाएंगे। 9 8 72 लेते हैं हम, या 18 चौक 72 ले लेते हैं हम, ले लिया 18 चौक 72। ठीक है, क्या 18 विभाजित कर पा रहे होंगे इस गुणनफल को? जी हाँ, 18 तो कर पा रहे होंगे, 4 नहीं कर पा रहे होंगे, और इसके वजह से ये भी नहीं कर पा रहे। यदि 4 इस जगह आता तो ये विभाज्य कर जाते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? 90 गुना 13 चौके 52, क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 9 45, 4680 होगा क्या? अरे होगा क्या? ऑप्शन में है क्या 4680? 80 हाँ है, राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आया? 80 देख के अब लास्ट में ये नहीं कि हर एक सवाल में 80 80 80 देख के और बिना देखे अब मार दिए। ऑप्शन सबको मिलाना है दोस्त, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ। मजेदार प्रश्न है ये प्रश्न मेरे दोस्त, इतना इजी प्रश्न है ये, सिर्फ इसीलिए हम आपको क्या समझाते हैं कि प्रश्न जब आप एग्जाम्स में कर रहे हैं सॉल्व, प्रश्न को आप देखिए, पूरा पढ़िए, गहन अध्ययन कीजिए, इसके बाद ही आप इसके, लेकिन नहीं देखें त्रिकोण ये ज्यामिति का है, इसकी ज्यामिति का है, इसकी इसकी वैसे नहीं होता है मेरे दोस्त। बात समझिए आप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा P Q O से होकर जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। Q नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं। एक वृत्त है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान से सुनना। इसका सेंटर हम जानते हैं, परिधि के बीच की सेंटर की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं ना, ये इसका O हम मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। बिंदु P पर हम कहीं भी मान लेते हैं, ये हम P मान लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसको वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है बिंदु P पे, यहाँ पे। ठीक है, स्पर्श करते रेखा खींची जाती है, तो इसको हम P मान देते हैं। ठीक है, तो P और Q, यानी कहीं ना कहीं Q होंगे, इधर भी Q, O सर O के हो के जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी ये यहाँ से आ गए मेरे दोस्त, और ये यहाँ से। बात समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा हमको आप, मिल रही है? ठीक है, क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12, ओ क्यू यानी ये 12, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? ये लंबाई क्या होगी? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्त क्या हो रहा है? क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमको विकर्ण कहलाता है। और हम जानते हैं कि सेंटर से यहाँ के परिधि के बीच की दूरी दिया गया है, आधार क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होगा वो आधार का काम करेगा, 5 सेंटीमीटर। कर आपका 12 है, तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं आप? तो मेरे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही तो आप करते हैं। या कर्ण खोजा जाए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं यार। तो लंब का स्क्वायर 12 5, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर रूट अंडर कीजिए, तो कर्ण आपके पास पता चला कि कर्ण निकल के कितना आएगा मेरे दोस्त? क्या कर्ण दिया गया था क्या? हाँ कर्ण दिया गया था, माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, कर्ण दिया गया था ना।
कर्ण दिया गया था, आपसे क्या खोजा जाता है, लंब खोजा जा रहा था। तो लंब का स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्त, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। बात समझ आए, यानी कि लंब खोजते तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है। कर्ण का स्क्वायर कितना है देखिएगा जरा सा, 44 है, 144, 5 पचे 25 है, रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएंगे, 119 है क्या कहीं, 117 119, जी हाँ 119 है, राइट ऑप्शन नंबर। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए कितना सिंपल था। यही आपसे प्रश्न में क्या बोलते हैं कि भाई साहब एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण 5 दिया गया है, लंब 12 दिया गया है, कर्ण बताना है क्या होगा, तो आप फटाक से कर लेते। क्यों, क्योंकि आपको पता था इसको आपको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बात समझ में आ रहा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग करते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक बेलन था, उसका परिधि नीचे वाला परिधि 88 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये है आपके बेलन, सॉरी हाँ वृत्तीय बेलन, ये है आपके बेलन। हम जानते हैं सेंटर से ऊपर सेंटर के बीच की दूरी जो होता है ये हाइट हो जाता है आपका, और सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, जिस प्रकार बताया गया था। तो हाइट क्या दिया गया था मेरे दोस्त, 150 हाइट दिया गया था, और त्रिज्या जो दिया गया था मेरे भाई, त्रिज्या कितना दिया गया था, नहीं त्रिज्या नहीं दिया गया। त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें हम त्रिज्या, क्योंकि हमको बेस का जो है, इसका बेस जो नीचे वाले ये जो बेस है इसका परिधि दिया गया है। परिधि क्या होता है, 2πr होता है, यही इसी का 88 दिया गया क्या, हाँ दिया गया, यानी 22/7, तो 22 दूनी 44, 2 और नीचे 7 आ जाएंगे। त्रिज्या क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 14 आ जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यू में क्या होगा, अरे सेंटीमीटर क्यू आयतन तो सेंटीमीटर क्यू ही होते हैं। बेलन का आयतन क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर का वैल्यू क्या था, 14 का स्क्वायर, यानी 14 × 14, और एच क्या था मेरे दोस्त, 150 सेंटीमीटर था, 150 सेंटीमीटर। कहीं देखे सेंटीमीटर मीटर तो नहीं है ना, ये सब नजर रखते चलिएगा एग्जाम्स में आप। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 के 6 हाथ में 5, 28 दूनी 56 और 5 61 और गुना 150। ठीक है, एक आई डिजिट तो आ ही रहे हैं ना। 15 छक्के 90 के 0, हाथ में 9, ये दोनों तो जाएंगे ना, हाथ में 9 और 15 का 15 9 24, 4 4 5 ये नहीं होंगे तो बस यही जाएगा। क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न सबसे हार्ड प्रश्न, एएलपी सीबीटी 2 में पूछे जाने वाले सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे हार्ड प्रश्न क्या है। यदि एक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से यात्रा करता है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है मेरे दोस्त। क्या हो जाएंगे इसके, 100 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आए, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें 5 प्रश्न इजीली पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 15 प्रश्न इजीली पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न आपके मॉडरेट रहेंगे और 5 प्रश्न हाईएस्ट प्रश्न रहेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ा लाइट चले गया, कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो जाता है, दूरी खोज रहा है, दूरी क्या हो जाता है मेरे दोस्त, दूरी हो जाता है 4 गुना समय, पता है ना, 25 गुना 4/100 हो जाएगा। चलते हैं आगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को कीजिएगा। ये हकीकत में हार्ड है मेरे दोस्त, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत में हार्ड है, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो कीजिएगा, एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में चल रही, दूसरी ट्रेन वाई को बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। हालांकि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती है तो ट्रेन एक्स द्वारा उसी व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है तो ट्रेन तो है, और ट्रेन वाई जिसमें व्यक्ति बैठा है की लंबाई 240 मीटर, तो ट्रेन वाई की चाल क्या होगी आपको बताना। सबसे पहले विपरीत दिशा में जो चाल चल रहा था मेरे दोस्त, इसका चाल क्या हो जाएगा, अपेक्षित चाल हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा 360/8, यही होंगे ना। तो 8 चौके 32 और 5 40, 45 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। चाल विपरीत समान दिशा में अपेक्षित चाल क्या हो जाएंगे, समान दिशा में तो 360 हो जाएंगे, जाने में कितना 20 है ना, 20 सेकंड लग रहे हैं, तो करेंगे क्या हो जाएंगे 18 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना था, ये दोनों का अंतर कीजिए आप, 8 सतह 15, 2/2 कीजिए, 13.5 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा इसका। तो 13.5, हाँ वो किलोमीटर प्रति घंटा में मेरे दोस्त, तो 18 मीटर 5 से आपको गुना करना पड़ेगा यार। 0 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 8 सतह 56, 6 6 6। चले आगे,
कुछ नहीं था, दोनों को हम बैठा दिए, दोनों को अंतर कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। एक धावक 200 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है, ये भी बहुत हार्ड सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट इजीली दे सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या था, ये एक वृत्ताकार वृत्ताकार था, इसमें एक चक्कर लगा रहा था। जैसे मान के चलिए यहाँ से दौड़ के गया, फिर यहाँ तक आने में टोटल इसको कितना 200 मीटर था दूरी, और 50 सेकंड में पूरा कर रहा था, यानी 4 मीटर पर सेकंड। जहां भी होगा आंसर वही होगा, 4 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। चलें आगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे दोस्त। एक साइकिल चालक एक सीधी सड़क पर 16 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करता है, फिर तुरंत एक समान सड़क खंड पर 24 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल का औसत चाल क्या होगा, ये बताना है। औसत चाल मेरे दोस्त कभी भी यदि दूरी समान हो, ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी समान हो तो औसत चाल आप निकालते हैं, दोनों का चाल का गुणनफल 2 से कीजिए और दोनों का योग 2 से भाग दीजिए। लेकिन 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 यदि दूरी असमान है, यानी दूरी अलग अलग है, तो आप क्या कीजिएगा, कुल चली गई दूरी, कुल दूरी कितना चला, 0 0 1 1 2 300 रुपया। कुल समय कितना समय लगा था मेरे दोस्त, 40 समय। तो यहाँ से आप दे सकते हैं 2 से 15, यानी 7.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात। चलें आगे। चलते हैं आगे। 22 नंबर इसलिए जल्दी करें मेरे दोस्त क्योंकि प्रश्न काफ़ी लंबे हैं। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कितना काफ़ी लंबे हैं मेरे दोस्त प्रश्न, देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आपके प्रश्न करने में लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। कहाँ पे थे अभी, कहाँ पे थे अभी हम लोग, यहाँ पे थे ना। हाँ चलिए। हम्म। 8 संख्याओं का औसत 45 है, यदि एक संख्या 59 हटा ली जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि 8 संख्याओं का औसत 45 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि योग जो होते हैं मेरे दोस्त, औसत गुना जितनी संख्याएं हैं उसको गुना कीजिएगा तो योग प्राप्त होते हैं। क्या हो जाएंगे, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 हो जाएंगे। क्या होंगे ना, होंगे। तो ये टोटल संख्याओं का योग आया। इसी संख्याओं में एगो संख्याएं आप 59 हटा लिए, यदि हम 60 हटाते 300 आता, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 301 आएगा। तो आपके पास कितनी संख्याएं शेष बचा होगा मेरे दोस्त, 7 संख्याएं। 7 चौके 28, 7 21 हो जाएगा, 43 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं था। चलते हैं आगे। ये सवाल थोड़ा सा मजा देने वाला सवाल है। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 40 है, माध्य 40 है तो x का मान क्या होगा। ये इस जगह x का मान क्या रखाएगा आपको बताना। तो माध्य क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि माध्य जो हो जाता है आपका, यानी बारंबारता गुना जो आपके वर्ग हैं वो गुना वर्ग करके योग करना है, और जितने भी आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता का योग करके आपको डिवाइड करना है उससे। कैसे, आप वर्ग तो अंतराल में है, कैसे लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका मिड लीजिए, मिडिल लीजिए, यानी 20 जोड़ के 2 से भाग, यानी क्या आ जाएंगे, ये 15, ये क्या हो जाएंगे 25, ये क्या होंगे 35, ये क्या होंगे 45, ये क्या होंगे 55। अब 15 गुना 30 कीजिए, यानी कि 1 सेकंड के लिए मानिए कि 15 आदमी, 15 लड़का 30 नंबर करके ला रहा है अंक, तो टोटल अंक क्या हो जाएंगे, 15 या 45, 450। इसी प्रकार 35 टोटल 27 ला रहे हैं, तो गुणनफल करके यहाँ, इसी प्रकार गुणनफल करके यहाँ, इसी प्रकार गुणनफल करके यहाँ, इसी प्रकार गुणनफल करके 55 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल को योग यहाँ पे है ना, टोटल को योग करना है और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को योग करके इससे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आप लोग के सामने चले आएगा। बात क्लियर है। और इसका 40 के बराबर कर देना, क्यों, क्योंकि माध्य दिया गया है, माध्य 40 है। बहुत ही नॉर्मली है, आपको बता दिए कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिडिल वैल्यू निकालना है, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, इसको बारंबारता में गुना, क्योंकि 15 लड़का यदि प्रत्येक 30 अंक ला रहे हैं तो टोटल 450 अंक लिए ना, टोटल करके टोटल को योग कर लेना है, और योग करके जितनी भी आपका फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ लीजिएगा, इससे आप भाग दे दीजिएगा। बात समझ में आ गया। चले आगे, चलते हैं आगे। 24 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 2700 साधारण ब्याज के रूप में अर्जित होता है, तो राशि क्या है। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना साधारण ब्याज के रूप में अर्जित करता है। साधारण ब्याज क्या होता है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज पढ़ाए थे ना, 11 बजे पढ़े थे ना, सेशन अटेम्प्ट तो किए नहीं होंगे, झूलते रहिए मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 45% है, 45% का वैल्यू ही 2700 रुपया है, भले ये 2500 है। आप हमेशा राशि को 100% मानते हैं दोस्त, हमेशा बात रखिएगा। तो मूलधन खोजा जा रहा है, मूलधन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये मूलधन, 5 से 20, 5 45, 9 27, 3 दूनी 6000 हो जाएंगे। बात क्लियर है, क्योंकि हम डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाले ना।
P गुना R गुना T बेटे 100 वो सब नहीं चलता है मेरे दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वैसा कीजिए जो डायरेक्ट आंसर आए आपके लिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न को कीजिएगा। 3 कर्मिक एक्स वाई जेड एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में पूरे कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। देखिए 10, 12, 15 दिन लग रहे थे तीनों काम करने में। कुछ एक काम कर रहा होगा, हम मान लेते हैं कि ये खेत जोत रहे थे, खेत जोत रहे थे, ठीक। तो यानी टोटल खेत कितना थे, यानी कि इसका एलसीएम लेना होगा, वो संख्याएं ले। एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं मेरे दोस्त, बार बार सब टीचर बताते हैं एलसीएम क्यों लेते हैं ये नहीं बताते, हम वो संख्याएं लेते हैं जो तीनों से विभाग हो जाए, आसान होता है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएंगे, यानी इससे बड़ी वाले होने चाहिए 15, क्या 15 से विभाग नहीं, 15 दूनी 30 नहीं, 15 क्या 45, 15 चौके 60, जी हाँ 60 हो रहा है। मान लीजिए 60 बीघा खेत हमको जोतना था, ठीक है। एक्स जो है ना, एक्स ये 10 दिन में 60 बीघा खेत जोत रहे हैं, एक दिन में कितने बीघे जोतेंगे, 6 बीघा जोतेंगे। बी जो है मेरे दोस्त 60 बीघा खेत जोत रहे थे बी 12 दिन में, तो एक दिन में कितना जोतेंगे, क्या बीघा, तो 12 पंचे 60 यानी 5 बीघा। सी 15 दिन में 60 बीघा जोड़ रहे थे तो एक दिन में 4 बीघा। बात क्लियर है तो यहाँ तक बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक्स वाई और प्लस जेड एक दिन में मेरे दोस्त कितना बीघा खेत को जोत लेंगे, तो यानी कि 6 5 11 और 4 15 बीघा, 15 बीघा जोत लेंगे ना। अरे 15 बीघा जोत लेंगे ना मेरे दोस्त, हाँ जोत लेंगे। जब एक दिन में आप 15 बीघा जोत रहे हैं तो 60 बीघा जोतने में कितना दिन समय लगेगा आपको, तो 4 दिन का समय लगेगा। राज क्लियर है। चले आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। इस पे मेरे दोस्त कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना था। वैल्यू पुट हम जैसे करते हैं, मान के चलिए कि वैल्यू पुट करते हैं, जैसे एक्स का मान हम दो जो अंतर है सब हम ये करना है, एक्स का मान 2, एक्स का मान 1 माइनस माइनस हम ये करते हैं, ठीक है, ठीक। हाँ हम इसको वैल्यू पुट पहले करते हैं, तो एक्स बराबर 2 क्या हो जाएंगे, -6 होंगे ना, होंगे ना, हाँ होंगे। 2 माइनस 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 प्लस प्लस 3 -1 हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, ठीक है। इसको करते हैं, ये 3 सीक्वेंस है। 6 है तो 6 दूनी 12 -6 अब प्लस -21, क्या 7 होंगे, नहीं ये नहीं होंगे यार, ये नहीं होंगे, ए नंबर ऑप्शन गलत है आपका, ए नंबर ये नहीं हो सकते। दूसरा नंबर देखते हैं, 2 तो हो जाएंगे इसमें, ठीक है। वाई का मान 2, नहीं ये फिर से चेक करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 -6 +4 +1 4 1 5 -1, ये 100% प्रूफ्ड है। 6 दूनी 12 -6 दूनी 12 प्लस -7, तो 12 12 चले गए -7, ठीक है। 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 +-4, तो हाँ ये राइट आंसर है सर, 2 नंबर इज राइट आंसर। ये वैल्यू पुट सक्सेस में कर रहे हैं, हकीकत में कर रहे हैं। तो इस प्रकार सवाल को आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 इस तरह मत मानिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, अकेला कदम कीजिए इसका। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, यदि x + 1 बटे x का वैल्यू 3 हो तो x क्यू + 1 एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी x + 1 + एक्स क्यू बराबर मान दिया गया हो, कुछ भी मान दिया गया, हम मान लेते हैं k मान दिया गया है, तो x क्यू + 1/x क्यू का मान जो मेरे दोस्त k क्यू - 3k हो जाता है। तो k इसका मान है k क्यू - 3k, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल ही था, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना था। ये CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है आपके, ये नहीं, आप देख लीजिएगा मिला के। 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, ऊंचाई 48 मीटर, तो ये कितनी घन मीटर वायु धारण कर सकता है। एक शंकुआकार था मेरे दोस्त, मान लीजिए ये शंकुआकार था, अंदर से खोखला है पूरा, ठीक है, अंदर से खोखला है। इसका दिया गया त्रिज्या, हम जानते हैं कि सेंटर से परिधि के बीच की त्रिज्या बोला जाता है, यानी कि ये सेंटर होंगे इसका, इसके परिधि के बीच, यानी यहाँ की त्रिज्या क्या दिया गया था, इसका त्रिज्या त्रिज्या मेरे दोस्त 14 मीटर दिया गया था, ठीक है, बात समझ में आ रहा। इसका हाइट क्या दिया गया था, हाइट क्या दिया गया था मेरे दोस्त, 48 दिया गया था। तो आपको ये बताना कि अंदर पूरा जो हॉल है शंकुआकार में, अंदर में कितने वायु आ सकते हैं, तो कितने जगह उसमें है पहले ये देखना होगा। तो कितने जगह हैं, हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका आयतन क्या होंगे, आयतन ही तो पूरा झेकना है ना मेरे दोस्त, वायु आयतन ही तो घेरेगा ना वहाँ पे। तो आयतन क्या हो जाएंगे, 1/3। पाए का वैल्यू क्या है, 22/7 बोल रहा है लेने को,
ठीक है। आर क्या था मेरे दोस्त, 14 का था, 14 का स्क्वायर। एच कितना था, 48 था, 48। तो क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 3 से ये हो जाएंगे 16, तो ये 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 के 6, हाथ में 5, 56 5 61। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुना 16। 16 96, लास्ट इकाई डिजिट 6 आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब तो फंस गए ना। 16 96 के 6, हाथ में 9, 16 को 16 9 25 के 5, हाथ में 2, और 16 96 2 98, 9856 इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट प्रश्न आज का। कैसा लगा आपका उत्तर, और खास करके डायग्राम जो सेट करते थे मेरे दोस्त, कैसा लगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। और कोई भी डाउट्स इसमें आपको लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ अभी तक आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो गलती कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिए। कोई भी टॉपिक लेके आता है सबसे पहले आप तक बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ पहुंचेगा। कोई लेंथी प्रोसेस हम लोग नहीं जाते हैं, ऐसा वहां जाते हैं कि डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।